जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और स्वागत है आप लोगों का हमारे और आप लोग के इस प्लेटफॉर्म लर्न वर्न पर। दोस्तों, आज हम लोगों को स्टार्स के बारे में पढ़ना था। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने गैलेक्सी मंदाकिनियों के बारे में पढ़ा। देखो, जब हम लोग स्टार के बारे में बात करते हैं तो एकदम से ख्याल आता है आसमान में टिमटिमाते हुए तारे, है ना, स्टार्स। भाई ये टिमटिमा रहे हैं, क्या है चीज़, स्टार्स बने कैसे हैं, वो चीज़ें हम लोगों को देखने हैं। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने बात की थी गैलेक्सी की, मंदाकिनी की, और मैंने आपको उस दौरान ये बताया था कि जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी मंदाकिनी है, जिसका नाम दुग्ध मेखला है, वो एंटी क्लॉकवाइज जो है मूव सर्कुलेट कर रही है। वो दक्षिणावर्त जो है दिशा में वो मूव कर रही है। अब ध्यान से समझना आप लोग, ठीक। मान लेते हैं ये हम लोग की गैलेक्सी है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रही है, मूव करती जा रही है। एक मुहाना इसका खुला हुआ है और एक मुहाना इसका यहाँ पर आकर के बंद है। ठीक, अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, जो मुहाना इसका खुला हुआ है, तो इस मुहाने पर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रेशर पड़ेगा हवाओं का। जब भाई कोई चीज़ बड़ी तेजी के साथ मूव कर रही है, वो कैसे, मान लेते हैं आप सड़क के किनारे खड़े हुए हो और सड़क के किनारे खड़े हुए और बहुत तेजी से कोई बाइक सवार बाइक लेकर के जाए, तो अचानक से क्या होता, हवा का एक भवंडर उठता है ना। क्यों? वो फ्रिक्शन की वजह से हवा कुछ एक स्थिर यहाँ थी और एक बड़ी गतिशील हवा आई, तो इसने उस भवंडर को बनाने का काम किया, तो एक भवंडर बना हवा का। ऐसे यहाँ पर गैलेक्सी, जब ये गैलेक्सी बड़ी तेजी के साथ मूव करती है तो इस वाले रीजन में हवा का एक भवंडर बनता है। ठीक, एक्चुअली यहाँ पर हवा नहीं, ये गैस है, गैसों का एक भवंडर बनता है और वो गैसों का भवंडर इस तरीके से सर्कुलेट करना स्टार्ट करता है। भाई सर्कुलेट करना स्टार्ट किया, अलग अलग गैसें आकर के अब एक जगह आकर के मिलने शुरू हुई। किसकी वजह से? इस गैलेक्सी के मूव होने की वजह से, क्योंकि ये गैलेक्सी हमारी मूव हो रही थी इस वजह से। अब जब ये गैसों का भवंडर बना, यहाँ पर इस बात को थोड़ा और ध्यान से समझना। मान लेते हैं आज तो हमारी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का मुहाना यहाँ पर था, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि गैलेक्सी का मुहाना यहीं रहेगा। मैंने आपको बोला कि गैलेक्सी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अगर मुहाना आज ये मूव कर रही है तो मुहाना आज इसका यहाँ और कल को शायद यहाँ पर भी हो सकता है मुहाना, क्योंकि ये तो मूव कर रही है। लेकिन इसके अंदर ये जो स्टार, ये जो यहाँ पर भवंडर बना, गैसों का एक भवंडर बना, जिसको हम लोगों ने बोला गैसीय बादल या फिर गैस क्लाउड्स। ये होता क्या है, ये अपनी पोजीशन पर ही होता है, ये अपनी जगह स्थिर ही है। मूव क्या कर रही है? मूव कर रही है हमारी गैलेक्सी। अगर गैलेक्सी मूव कर रही है तो कल को ये घूमती 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 यहाँ तक भी आएगी। तो आप कहोगे नहीं जी, बादल घूम रहा है, बादल तो पहले यहाँ था और अब बादल मूव होकर के इसके एक छोर पर आ गया। कल को गैलेक्सी हमारी मूव होते होते आज यहाँ थी, कल यहाँ होगी, परसों यहाँ होगा इसका मुहाना। तो परसों को जब इसका मुहाना यहाँ हो जाएगा तो आप कहोगे नहीं जी, स्टार तो यहाँ से चला और बीच में चला गया। ऐसा नहीं है, जो स्टार है हमारा वो एक जगह स्थिर टाइप का ही हम लोगों को नजर आ रहा। ठीक, उसका रास्ता एक जगह ही हम लोगों को नजर आ रहा। बस हमारी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का मुहाना बदल रहा, मुहाना चेंज होता जा रहा। ठीक, और इसकी खास बात यह है, जब जब ये गैलेक्सी हमारी चेंज होती चली जाती है, इसका मुहाना ये जो बढ़ता चला गया हम लोगों का, ये जो स्टार है, ये स्टार हम लोगों को इस गैलेक्सी के अंदर जाता हुआ नजर आता है, प्रतीत होता है। ये 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम में बना के नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ 3D डायग्राम की आप ये इमेज जरूर देख सकते हैं, वीडियो। इसमें देखो आपको नजर आ रहा होगा, जो हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर एक सेंटर है। इस सेंटर के चारों ओर इस तरीके से ऊपर की तरफ लेयर दर लेयर बटी हुई है। ठीक, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर से क्लाउड शुरू होते हैं बनने। ठीक, वही क्लाउड उस लेयर से, उस लेयर के अंदर इनर पार्ट की तरफ जाते जाते हैं, चलते जाते हैं, इनर पार्ट की तरफ चलना स्टार्ट करता है क्लाउड, हमारा जो बादल है। शुरू होता है ऊपर के मुहाने से और एंड होता है लास्ट के इस ब्लैक होल में जाकर के। ठीक, तो इस पिक्चर से आपको शायद समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 2D डायग्राम है। ठीक, तो अब होगा क्या, पहले वाले फेस में तो गैसों का एक बादल बना। अब ये गैसें एक जगह, अलग अलग जगह बिखरी हुई थी। अब ये एक इस भवंडर की वजह से एक जगह आकर के कंप्रेस होने लगी
और इसी में से ही कुछ महत्वपूर्ण गैस निकल करके आएंगी, जैसे हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पर शुरुआती दौर में हाइड्रोजन गैस का ये एक तरीके से बड़ा एक भवंडर बना। पहले फेस में, पहले चरण में तो ये गैसें एक जो है फैली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये गैसों के बीच में, इन गैसों में ग्रेविटेशनल फोर्स बना, जिसकी वजह से ये गैसें आपस में एक दूसरे के नज़दीक आने लगी। आपस में नज़दीक आने लगी तो ये कंप्रेस हुई। यही बड़ा भवंडर अब ये छोटे जो है भवंडर में कंप्रेस हुआ। ये अब बन चुका है एक गैस का एक कंप्रेस वाला गुब्बारा। ठीक, इसमें औसतन अभी हाइड्रोजन गैस की मात्रा ज़्यादा है। ठीक, इसी भवंडर को हम लोग बोलते हैं भ्रूण तारा, या फिर भ्रूण तारा इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, ये पहली स्टेज है, इसको प्रोटोस्टार भी कहा जाता है। ये पहली स्टेज है, इसको प्रोटोस्टार या फिर एम्ब्रॉय स्टार भी कहा जाता है। ठीक, या फिर भ्रूण तारा इसको कहा जाता है। ये स्टेज कब आई? जब हाइड्रोजन और ज़्यादा कंप्रेस होती चली गई, और जब हाइड्रोजन और ज़्यादा कंप्रेस होती चली गई तो इसका कोर डेवलप होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये भ्रूण तारा एक तरीके से सर्कुलेट तो कर ही रहा है। और ये कंप्रेस कब हो रहा था? कंप्रेस तब हो रहा था क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो गैसें अंदर की तरफ आ रही थी। अब जब ये गैसें अंदर की तरफ आ रही थी तो इसकी घूर्णन गति औसतन और तेज होने लगी, ये और ज़्यादा तेजी से घूमने लगा। तो दो चीज़ें एक साथ होने लगी, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा तेजी के साथ बना, और दूसरा इसकी घूर्णन गति और तेजी के साथ बढ़ने लगी। और हम लोग जानते हैं फिजिक्स में भी, जब कोई किसी चीज़ की घूर्णन गति और तेजी हो जाए, बहुत तेज हो जाए, तो उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो इस स्टार के साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम देखने को मिली। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अंदर की तरफ मटेरियल या फिर गैसें खींचने लगी, दूसरा उस घूमने की वजह से मटेरियल बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। ठीक, एक स्टेज ऐसी आई कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, जो अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा था, और एक जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था अपकेंद्र बल, वो दोनों आकर के एक बिंदु पर समान स्थिर हो जाते हैं। वहां पर आकर के ये जो स्टार अभी अस्थिर था वो स्थिर पोजीशन में आना स्थिर होता है, जिसको स्थिर तारा या फिर स्टेबल स्टार हम लोग बोलते हैं। ठीक, ये कंडीशन वो है तब जब बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स बराबर हो गया। लेकिन अंदर एक प्रोसेस चल ही रही है, जो हाइड्रोजन मैंने आपको बताई, वो हाइड्रोजन और कंप्रेस होती जा रही है, और जितनी वो कंप्रेस होती चली गई तो उस हाइड्रोजन से हीलियम के अंतर्गत चेंज आना शुरू हुआ। हाइड्रोजन चेंज होने लगी किसमें? हीलियम में। अब जब हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होगी तो हीलियम के अंदर एक्सपोर्ट या फिर कोई भी गैस किसी भी गैस में चेंज होती है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। ये प्रोसेस अब उसी तरफ की तरफ बढ़ने लगी। कभी ये स्टार स्थिर हुआ तो अब इस स्टार के अंदर एक्सप्लोजन होने वाली कंडीशन आई। किसकी वजह से? वो हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट हुई थी। ठीक, एक्सप्लोजन इतना भयंकर था, इतना खतरनाक था कि हम लोग उस एक्सप्लोजन को अपनी पूरी जो जितनी भी हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी में जितने भी पटाखे पटकते होंगे उन सब में सुतली बम इसको बोलते हैं, मतलब खतरनाक वाला बम। ठीक, ये तो बड़े छोटे छोटे मुर्गा छाप वाले हैं, और यह सुतली बम तगड़े वाला। ठीक है, तो ये वाला जो बम होगा जो फटेगा, इसको नाम भी ऐसा ही दिया जाएगा, खतरनाक वाला, है ना। तो इसको हम लोगों ने बोला सुपरनोवा, इसी विस्फोट वाली कंडीशन को बोला सुपरनोवा। और जब भी हमारी गैलेक्सी में इस प्रकार के विस्फोट होते हैं, स्टार के विस्फोट, तो उसको हम बोल लेते हैं रक्त दानव या फिर रेड जायंट। हम लोग रेड जायंट क्या, जो हमारा स्टार है, स्टार में ब्लास्ट वाली कंडीशन को रेड जायंट बोलते हैं। और ये रेड जायंट कौन सा है? खतरनाक वाला। इस वजह से हम लोगों ने इसको बोला सुपरनोवा। इसको आपको बिग बुक्स में लिखा हुआ मिलता है सुपर रेड जायंट। इसी को ही सुपर रेड जायंट के नाम से आप लोग जानते हैं। भीषण विस्फोट हुआ इसके अंतर्गत। अब ध्यान से सुनना, अगर भीषण विस्फोट हुआ तो अब होगा क्या? ये जो स्टार था, इस स्टार में दो प्रकार की लेयर्स साथ साथ काम कर रही थी। एक तो इसका कोर वाला पार्ट, इसके कोर वाले पार्ट में जो अधिकांशतः बड़ी भारी गैस थी, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस थी, वो इसके कोर पार्ट में थी, और जो हल्की गैस थी वो इसके आउटर पार्ट में थी। जब ब्लास्ट होगा तो जो आउटर वाला पार्ट था, वो आउटर वाला पार्ट तो उड़ करके स्वाहा। ठीक, तो इस वाले
जो स्टार था, इस स्टार में ब्लास्ट हुआ तो इसका जो आउटर पार्ट था, वो आउटर पार्ट इसी गैलेक्सी में विलीन हो गया, और विलीन होकर के यहाँ पे इस सुपरनोवा कंडीशन की वजह से यहाँ पर कुछ तो बादल जनरेट हुए। ठीक, ये वही बादल हैं जो आगे जाकर के भवंडर के रूप में फिर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से कुछ तो बादल बने, कुछ यहाँ पर प्रघाती किरणें या फिर वेव्स हम लोगों ने देखी। बहुत प्रघाती किस्म की वेव्स निकली, मतलब बड़ी डेंजरस वेव्स यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, एक तो आपका ये क्या बोला मैंने, क्लाउड्स बने, दूसरा हम लोगों के यहाँ पर वेव्स निकली, और तीसरा जो इसका इंटीरियर पार्ट था, वो इंटीरियर पार्ट हो गया इससे बिल्कुल अलग। अब वो जो इंटीरियर पार्ट बना, आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि पहले वाले की कंडीशन में दूसरे वाला अब जो नया पदार्थ निकल के आएगा वो पहले वाले के कंपैरिजन में बड़ा छोटा होगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में भी कई बार घुमा फिरा करके क्वेश्चन आ जाते हैं कि रेड जाइंट की कंडीशन के बाद जो स्टार में विस्फोट हुआ वो पहले के कंपैरिजन में छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा, पहले के कंपैरिजन में छोटा होगा, और इसी को ही हम बोलते हैं न्यू स्टार। ठीक, अब एक बात बड़ी ध्यान से समझना, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर पटाखा फटा तो बाहरी जो आवरण था इसका, वो बाहरी आवरण इससे दूर हुआ और बीच में एक सेंटर में पहले वाला हाइड्रोजन और हीलियम वाला सिस्टम रह गया। अब इसको अपनी सोलर सिस्टम के साथ जोड़ लो। हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम में क्या, सन, और उसके चारों ओर क्या है, वही तो गैसों के भवंडर थे जो आज हमारा सोलर सिस्टम बना करके तैयार कर गए, है ना। ये वही हम लोगों का जो सन था, वो सन इस स्टेज से होकर के गुजर चुका है। हमारा सन रेड जाइंट, सुपर रेड जाइंट कंडीशन से होकर के गुजर चुका है, और गुजरने के बाद हमारा आज जो सन हम लोग को नजर आ रहा है, मतलब जो हमारा स्टार है वो इस कंडीशन में, और जो उसके ऊपर के जो बादल थे, जो मैंने आपको बोला कि गैसों के जो बादल थे या उसके अंदर से निकले हुए जो तत्व थे, वही तत्व इसके चारों ओर आज हम लोग देखते हैं। हम लोग का क्या है, सोलर सिस्टम है, वही सोलर सिस्टम है हम लोग का। ठीक, तो ये आज की कंडीशन में सन यहाँ पर है, सन उन स्टेज से होकर के आ चुका है। सन क्या है, एक स्टार ही तो है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा सन है, ऐसा तो है नहीं कि ये जो हाइड्रोजन और हीलियम इसके अंदर है ये सदाबहार चलती ही चली जाएगी, नहीं, इसका भी एक समय है। 4 अरब वर्ष का इसका समय है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज हैं ये धीरे धीरे खत्म हो रही तो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो ये एक्सपेंडिंग पोजीशन में स्टार आएगा। सन को एग्जाम्पल बनाया, अभी एक्सपेंडिंग पोजीशन में नहीं आया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसमें सुपरनोवा होकर के हमारे ग्रह वगैरह बने हैं। ठीक, आगे जाकर के जब इसके अंदर से हीलियम वगैरह खत्म होने लग जाएगी तो इसके अंदर फिर एक्सपेंड होना ये स्टार्ट होगा। एक्सपेंड होना जब स्टार्ट होगा तो इसके अंदर फिर दोबारा से एक विस्फोट होगा, जिसको हम बोलते हैं रेड जाइंट, रक्त दानव। ध्यान रखना, 2 रक्त दानव हो चुके हैं। पहले वाला खतरनाक वाला था सुपर रेड जाइंट, जिसको बोला हम लोगों ने रक्त दानव। ठीक, और दूसरे वाला सिंपल वाला है, बेचारा ये मुर्गा छाप पटाखा है, और वो था सुतली बम, तगड़े वाला। ठीक है, चलो, तो ये 2 बात क्लियर। तो यहाँ पर एक्सपेंडिंग स्टार बना, एक्सपेंडिंग स्टार में आगे जाकर के विस्फोट होगा तो क्या, सेम वही कंडीशन, पहले बड़ा पार्ट था तो उसके बाद से उसमें से कुछ तत्व इस गैलेक्सी में विलीन हो जाएंगे और फिर कुछ पार्ट बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जब विस्फोट होगा तो कुछ पार्ट बचेगा, और जो पार्ट बचेगा उसमें मैक्सिमम हीलियम की मात्रा ज़्यादा होगी। और हीलियम भी कोई ऐसा वैसा हीलियम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चमकदार हीलियम ये होगा, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर शाइनिंग होगी। इसी वजह से हम लोग उस वाले स्टार को फिर अगली स्टेज में बोल देते हैं श्वेत वामन या फिर वाइट ड्वार्फ। ये वो वाली कंडीशन है जब यहाँ पर जो स्टार है, स्टार की जो मैक्सिमम जो शाइनिंग थी, वो मैक्सिमम शाइनिंग यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब इसके बाद इसमें इससे ज़्यादा शाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी इसके अंदर की हीलियम खत्म होता जा रहा है, और जितना खत्म होता जाएगा उतना ज़्यादा इसकी शाइनिंग कम होती चली जाएगी। तो ये बैक पड़ना स्टार्ट होगा। इसी को ही हम लोग ब्लैक ड्वार्फ बोलते हैं, बूढ़ा तारा या फिर कृष्ण वामन इसको हम बोल देते हैं। जब इसकी शाइनिंग कम होनी स्टार्ट हो जाएगी तो ये काला होता चला जाएगा,
और यही वो रीजन होता है जहां पर गैलेक्सी का मिडिल पॉइंट है। गैलेक्सी का जो मिडिल पॉइंट है उसको ब्लैक होल कहा जाता है। और ब्लैक होल मतलब ऐसे रीजन है जहां पर इतनी खतरनाक डेंसिटी होती है इस वाले रीजन की कि अगर लाइट भी यहाँ पर डाल दी जाए तो लाइट को भी ये एब्जॉर्व कर लेते हैं। हमको पता चलता है कैसे कि यहाँ पर आपके ब्लैक होल्स है, वो रेडिएशन से हम लोग को पता चलता है, लाइट से हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है क्योंकि ये उन लाइट को एब्जॉर्व कर लेते हैं। और यही जो ब्लैक डॉर्फ या फिर बूढ़े तारे हैं फिर जाते जाते इस ब्लैक होल में जाकर के विलीन हो जाते हैं, जिसकी डेंसिटी अनंत है, इनफाइनाइट इसकी डेंसिटी है। इसको आज तक कोई मेज़र नहीं कर पाया। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एज्यूम किया है कि इसकी जो है डेंसिटी कितनी है। ध्यान रखना मैं डेंसिटी को आधार बना रहा हूँ। हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और डेंसिटी आपको एक ऑप्शन में मिलता है, घुमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ध्यान रखना डेंसिटी के आधार पर हम लोगों ने इसको देखा। और हम लोग इसको जानते कैसे हैं? रेडिएशंस के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये एक ब्लैक होल है। ठीक है, चलो तो इतनी बात समझ में आई। तो तारे की शुरुआत वहाँ से हुई और तारा एंड होता 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 ब्लैक होल में जाएगा। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, क्या? जब ये सेकंड वाला रेड जाइंट यहाँ पर विस्फोट हुआ, सेकंड वाला रेड जाइंट मतलब हम लोग इसको अपने सन की कैटेगरी में रखते हैं कि भाई हमारा सन यहाँ पर है। इस सन के, ये सन एक्सपेंड हो रहा था, सन के अंदर जब ये विस्फोट होगा तो विस्फोट होने के बाद इसका कुछ पार्ट बच जाएगा और कुछ पार्ट अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। मतलब इतनी बात तो क्लियर है कि यहाँ से जब ये विस्फोट होगा तो विस्फोट होने के बाद इसका जो बचा हुआ पार्ट है पहले वाले के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक, यहीं से ही हमारे यहाँ पर चंद्रशेखर साहब ने कुछ लिमिटेशंस दी और यहाँ से आने के बाद, इसके विस्फोट होने के बाद कुछ हमारे सामने शब्दावलियाँ, टर्मोलॉजीज आती है। तो वो टर्मोलॉजीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक, उम्मीद है आप लोग को ये बात इतनी समझ में आई होगी। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जितनी भी क्लास हम लोग कर रहे हैं इनकी आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी कमेंट बॉक्स में क्या, सीधा चैट बॉक्स में जाओ, वहाँ पर जा कर के आपको मिल जाएगी। ऐप का लिंक मिलेगा, इसमें जा कर के आपको इसकी PDF जो है मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इससे अगले वाले पोर्शन की। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि भाई जो सन है हम लोगों का, सन में अभी एक्सप्लोजन हुआ, सेकंड वाला जो रेड जाइंट हुआ था उसमें एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोजन होने के बाद उसमें मैक्सिमम पार्ट तो उसका विलीन हो जाएगा और कुछ पार्ट उसका बच जाएगा बीच में। जैसे पहले सन बना था, सुपर रेड जाइंट कंडीशन से सन बना, ऐसे ही सन भी एक्सप्लोज होगा। सन एक्सप्लोज होने के बाद उसके अंदर के कुछ तत्व बचेंगे, है ना। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना। अगर हमारे मान लेते हैं जो सन है, सन अगर एक्सप्लोज होता है, दोबारा से फटता है, तो फटने के बाद उसके जो अवशेष बचेंगे वो उसका 1% बचेंगे। एक छोटा सा दाना, ये छोटा सा दाना नहीं है, हमारी अर्थ से लाखों गुना बड़ा है ये। ठीक है, सन देखो, जो सन एक्सप्लोज होगा उसका 1% बचेगा। ठीक, उसके बाद मान लेते हैं कोई ऐसा सन से बड़ा भी तो सितारा हो सकता है, ऐसा थोड़ा ही सारे के सारे सन के जितने ही हैं। सन से अगर 1.4 टाइम द्रव्यमान उसका बड़ा हुआ, मतलब सूरज से बड़ा हुआ, और कितना हुआ वो, जिसका मास 1.4 टाइम जो है ज़्यादा हुआ सन से, तो जाहिर सी बात है भाई जितना बड़ा एरिया होगा, जैसे मैंने पहले बताया, मान लेते हैं सन इतना है, तो सन में से एक्सप्लोजन हुआ तो केवल इतना छोटा सा उसमें से एक जो है पीस निकला और वो बच गया। और अगर कोई बड़ा रीजन होगा तो बड़े वाले रीजन का 1% बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर चंद्रशेखर साहब ने एक लिमिटेशन दी कि भाई अगर कोई सितारा, कोई तारा सूर्य से 1.4 गुना बड़ा है तो वो सूर्य के जो बाद में बचे हुए अवशेष थे 1%, उससे भी छोटा हो जाएगा, उससे भी और छोटा हो जाएगा वो। ठीक, और अगर वो स्टार 1.4 से 3 गुना बड़ा हुआ तो वो उससे भी कम छोटा हो जाएगा।
पहले वाली कंडीशन में जो मैंने अब तक बताया सन वाला, सन के में से निकला एक छोटा 1% पार्ट, सन से अगर बड़ा हुआ 1.4 टाइम और ज़्यादा बड़ा हुआ, उसका द्रव्यमान ज़्यादा हुआ, तो उसमें से उससे छोटा एक पीस निकलेगा, उसको बोलते हैं व्हाइट डॉर्फ, जिसको हम लोगों ने वह भी बोला, ठीक, श्वेत वामन। और अगर 1.4 और 3 टाइम के बीच में हुआ वो सन से, तो उसका और छोटा जो है पदार्थ निकलेगा, उसको हम बोल लेते हैं न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार। और अगर सबसे लास्ट वाली कंडीशन, अगर 3 टाइम से अबव हुआ वो, मास के 3 टाइम अबव हुआ वो सन के, तो वो सबसे बहुत छोटा वाला बनेगा और उसको बोलते हैं हम फ्रोजन स्टार, जमा हुआ तारा। ये सबसे छोटा होता है, ये सबसे छोटा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। बट आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ पूछा जाता है 1.4 लिमिट वाला, चंद्रशेखर लिमिट उसको बोलते हैं। इंडिया के ये वैज्ञानिक रहे हैं चंद्रशेखर साहब, इन्होंने ये लिमिट दी थी कि भाई अगर सन से 1.4 टाइम बड़ा हुआ कोई जो है सितारा, तो भाई वो उससे और छोटा नजर आएगा। तो ये लिमिट होती है, इसको चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये तो था हम लोग का एक पूरा टॉपिक स्टार्स वाला। अब हम लोगों ने स्टार पढ़ा कि स्टार कैसे बना। अब स्टार बना तो लिया, अब उन स्टार में एक स्टार हम लोगों को देखना है, हमारा सन, सूर्य। और अगर सन देखना है तो सन के साथ साथ हम लोग को सोलर सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो सोलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को अगर ये चीज़ समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करके अपना थोड़ा सा जो है योगदान ज़रूर दे देना, थोड़ा सा जो है कर लेना कष्ट, लाइक करो या ना करो, शेयर करो या ना करो, उस पर नहीं, सिर्फ कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं, या और आप लोगों को चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।